हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के 2016 के प्रीवियस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम 2016 का जो प्रीवियस पेपर था उस पर डिस्कस करेंगे कि 2016 में कॉमर्स से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है, यानी कि आपको बताना है उन ऑप्शंस में से कि क्यों तैयार किया जाता है। फर्स्ट, लाभ हानि ज्ञात करने के लिए। सेकंड, लाभ हानि ज्ञात करने के लिए। थर्ड है रोकड़ प्राप्ति के शेष का पासबुक के शेष से मिलान करने के लिए, या फिर रोकड़ प्राप्ति का शेष ज्ञात करने के लिए। तो फ्रेंड्स, बैंक समाधान विवरण, जिसको हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, तो फ्रेंड्स ये तैयार किया जाता है हमारा रोकड़ प्राप्ति के शेष का पासबुक के शेष से मिलान करने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब हमें इसमें से बताना है कि कौन से विकल्प यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग सही रहेंगे। ऑप्शन क्वेश्चन है, चालू संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि चालू संपत्तियों में क्या क्या शामिल नहीं किया जाता है। फर्स्ट है व्यापारिक रहतिया, रोकड़, फर्नीचर या फिर अग्रिम भुगतान। तो फ्रेंड्स, अगर हम चालू संपत्तियों की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में करंट असेट्स भी बोलते हैं, तो उसमें हम फर्नीचर को यहाँ शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि फर्नीचर हमारे लिए फिक्स असेट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यापार खाते में दर्शाया जाता है, हमें बताना है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या दिखाया जाता है। गैस एंड ईंधन, वेतन, कमीशन या फिर किराया। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें व्यापार खाते की, तो उसमें दिखाया जाता है गैस एवं ईंधन, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन से संबंधित हैं। जबकि अदर, वेतन, कमीशन एंड किराया, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो कि P&L अकाउंट में दिखाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है डैश चालू संपत्ति है। अब हमें बताना है इसमें से चालू संपत्ति क्या है। रोकड़, फर्नीचर, मशीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, चालू संपत्ति यानी कि करंट एसेट्स, वो है हमारी रोकड़। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। जबकि अगर हम बात करें फर्नीचर और मशीन की, तो ये हमारे लिए फिक्स असेट है। नेक्स्ट है, तलपट के नीचे जो सूचनाएं दी जाती हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं। जर्नल, समायोजनाएं, खाता बही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, तलपट यानी कि ट्रायल बैलेंस के नीचे जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन होती है उसको हम बोलते हैं समायोजनाएं, यानी कि एडजस्टमेंट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि सिंपल मोस्टली क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी तरह के होते हैं, आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन पे, कि आपको ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। और अगर हम डिफिकल्ट लेवल की बात करें, तो डिफिकल्ट लेवल में आपको मुश्किल से मुश्किल 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो पूरे 50 क्वेश्चंस होते हैं उनमें मोस्टली ये क्वेश्चन देखा जा गया है कि इजी टू मॉडरेट ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बेसिक नॉलेज पे होते हैं, बेसिक रूल पर वो क्वेश्चंस गिवन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, आदत मजदूरी में दर्शाया जाता है, यानी कि जो वेजेस होती है हमारी आउटस्टैंडिंग वेजेस, वो कहाँ दिखाई जाती है। व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में या फिर आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये पूछा है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस दिखाई कहाँ जाती है, ये नहीं पूछा है कि उसकी आप जो वो करोगे एडजस्टमेंट वो कहाँ कहाँ की जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर दर्शाने की बात की गई है तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। ये आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दर्शाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दिया हो तो उसका लेखा किस खाते में किया जाएगा। फर्स्ट है लावानी खाता, फिर है व्यापारिक खाता, उसके बाद है रोकड़ खाता और फिर है हमारा आर्थिक चिट्ठा। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे अंतिम रहतिया की बात करें कि वो अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है हमारा, तो वो वहां कहाँ पे दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, अगर वो डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है तो वो आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है, जिसको हम बैलेंस शीट भी बोलते हैं। और अगर वो नीचे एडजस्टमेंट के रूप में गिवन है तो वो हम दिखाएंगे हमारे वो ट्रेडिंग अकाउंट में, और साथ ही साथ उसको हम दिखाएंगे हमारे बैलेंस शीट में। लेकिन अगर वो अंदर गिवन है तो सिर्फ उसका एक ही जगह ट्रीटमेंट होगा, वो होगा हमारा बैलेंस शीट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बैंक अधिविकर्ष होता है, यानी कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो क्या होता है।
ऑप्शंस है जब ग्राहक का रुपया बैंक में जमा होता है। बी ऑप्शन है जब बैंक ग्राहक को उसकी जमा राशि से अधिक रुपया ऋण के रूप में दे देता है। थर्ड है जब ग्राहक खाता बंद कर देता है, या फिर उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ बात करें बैंक ओवरड्राफ्ट की, तो फ्रेंड्स बैंक ओवरड्राफ्ट के अंदर जो हमारा गिवन हो जो फैसिलिटी होती है वो हमारी वो फैसिलिटी होती है, यानी कि कोई भी कस्टमर अगर उसको किसी भी तरह की मनी की रिक्वायरमेंट है और उतनी मनी उसके अकाउंट में नहीं है, तो वो अपने अकाउंट में जो भी उसकी मनी है उससे ज्यादा वो उसको विड्रॉल कर पाए और जो भी उसको परचेजिंग करनी है वो कर ले, उस फैसिलिटी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। लेकिन फ्रेंड्स बैंक ओवर फैसिलिटी जो है ओवरड्राफ्ट की, ये सिर्फ करंट जो अकाउंट होल्डर होते हैं जिनके पास करंट अकाउंट होता है सिर्फ उनको गिवन होती है, और किसी अकाउंट में ये फैसिलिटी गिवन नहीं होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है नस्तीकरण की किस प्रणाली के अंतर्गत पत्रों को खड़ी अवस्था में रखा जाता है। नस्तीकरण की पट प्रणाली, नस्तीकरण की तिरछी प्रणाली, नस्तीकरण की खड़ी प्रणाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर हम नस्तीकरण की बात करें तो इसके लिए नाम से ही यहाँ पे गिवन है खड़ी अवस्था में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नस्तीकरण की खड़ी प्रणाली में पत्रों को खड़ा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एजेंट द्वारा अपने प्रधान को बनाकर भेजा जाता है क्या? बीजक, विक्रय विवरण, नाम की चिट्ठी यानी जमा चिट्ठी। फ्रेंड्स सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रधान और एजेंट का रिलेशन कहाँ होता है। तो फ्रेंड्स एजेंट और प्रधान का रिलेशन होता है हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट जो हम बनाते हैं, यानी कि जब हम यहाँ पर हमने कंसाइनमेंट भेजता है, जब कोई भी मालिक अपने किसी एजेंट के थ्रू कि वो बाहर जाए और उस माल को बेच कर आए, तो वो जो माल भेजता है उसको बोला जाता है प्रधान, और जिसके थ्रू बेचा जाता है वो बोला जाता है एजेंट। तो फ्रेंड्स एजेंट अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट या सिटी में जाके उस माल को बेचता है तो उसको एक विवरण देना होता है कि उसने कौन सा माल कितने रुपए में बेचा और कहाँ कहाँ उसने क्या क्या मतलब टर्म्स एंड कंडीशन पे बेचा। तो ये सारा स्टेटमेंट उसको बना के देना होता है जिसको बोलते हैं विक्रय विवरण। तो फ्रेंड्स एजेंट द्वारा अपने प्रधान को बनाकर भेजा जाता है उस पत्र को बोलते हैं विक्रय विवरण। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाता नहीं है, व्यापार खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स ये आपने शुरू से पढ़ा होगा कि स्टार्टिंग में ये बताया जाता है कि फाइनल अकाउंट के अंदर जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं उसमें सिर्फ 2 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, तीसरा जो हम प्रिपेयर करते हैं वो हमारा स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। आर्थिक चिट्ठा जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं वो हमारा एक स्टेटमेंट है जो कि हमें बताता है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैंक समाधान विवरण आरंभ किया जाता है रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम से, रोकड़ पुस्तक के रोकड़ कॉलम शेष से, रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम शेष या पासबुक के शेष से, या फिर पासबुक के शेष से। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें बैंक समाधान विवरण प्रारंभ करने की कि ये कब से प्रारंभ किया जाता है, तो फ्रेंड्स ये प्रारंभ किया जाता है हमारे बैलेंस से, फिर चाहे वो हमारा पासबुक का बैलेंस हो चाहे वो हमारा कैश बुक का बैलेंस हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, रोकड़ पुस्तक के बैंक कॉलम शेष या फिर पासबुक के शेष से। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है? व्यापारी, बैंक, देनदार या फिर लेनदार। तो फ्रेंड्स बैंक समाधान विवरण जो हमारा प्रिपेयर किया जाता है वो प्रिपेयर किया जाता है व्यापारी के द्वारा कि वो देख सके कि पासबुक और कैश बुक में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस है या नहीं। तो ये डिफरेंस को चेक करने के लिए वो बैंक समाधान विवरण प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नस्तीकरण का उद्देश्य होता है, हमें बताना है नस्तीकरण का क्या उद्देश्य होता है। न्यायालय में साक्ष्य का कार्य करना, मतभेदों का निपटारा करना, ग्राहकों को स्मरण कराना या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो ये सभी ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। मतभेदों को निपटारा करना भी नस्तीकरण का काम होता है, न्यायालय में साक्ष्यों को कार्य करना, ग्राहकों को स्मरण कराना, ये सभी कार्य नस्तीकरण के हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है पत्र पुस्तक अनुक्रमणिका का प्रयोग होता है ए छोटे व्यवसाय में, बी बड़े व्यवसाय में, सी सहकारी समितियों में, या फिर डी इन तीनों में। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें पत्र पुस्तक अनुक्रमणिका के प्रयोग करने की, तो फ्रेंड्स
पत्र पुस्तक अनुक्रमणिका का प्रयोग छोटे व्यवसाय में किया जाता है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चेक का रेखांकन डैश द्वारा नहीं किया जा सकता है, यानी कि चेक का रेखांकन किसके द्वारा नहीं किया जा सकता? आहर्ता द्वारा, भुगतान पाने वाला, पृष्ठांकन या फिर बैंक। तो फ्रेंड्स, चेक का यहाँ पर रेखांकन भुगतान पाने वाला कभी नहीं कर सकता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चेक के मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी समांतर रेखाएं खींच देने को क्या कहते हैं? पृष्ठांकन, रेखांकन, बेचान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर चेक के मुख्य पृष्ठ पर दो तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं तो उसको कहा जाता है रेखांकन, जिसको हम क्रॉसिंग भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय के लिए कौन सी अनुक्रमणिका का प्रयोग किया जाता है? खुली अनुक्रमणिका, स्वरात्मक अनुक्रमणिका, कार्ड अनुक्रमणिका या फिर इनमें से ये सभी। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पुस्तकालय में कौन से अनुक्रमणिका का प्रयोग किया जाता है तो वो होती है हमारी कार्ड अनुक्रमणिका। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अनुपस्थिति कार्ड का प्रयोग किस फाइल में किया जाता है? कबूतर खाने वाली फाइल में, तार फाइल में, शैनन फाइल में या फिर खड़ी फाइल में। तो फ्रेंड्स, अनुपस्थिति कार्ड का प्रयोग किया जाता है खड़ी फाइल में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। परिशोध कमीशन की गणना की जाती है सकल विक्रय मूल्य पर, व्यापारिक मूल्य घटाने के बाद शेष मूल्य पर, व्यापारिक व्ययों की राशि जोड़ने पर या फिर व्यापारिक छूट घटाने तथा व्यापारिक व्ययों को जोड़ने पर। तो फ्रेंड्स, परिशोध कमीशन की गणना हम करते हैं व्यापारिक व्ययों की राशि जोड़ने पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बीजक तैयार किया जाता है, यानी कि बीजक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? क्रेता द्वारा, एजेंट द्वारा, विक्रेता द्वारा या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, बीजक हम तैयार करते हैं विक्रेता के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोक व्यापारी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, यानी कि बतानी है थोक व्यापारी किसके बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है? फुटकर व्यापारी एवं उपभोक्ता के बीच, उत्पादक एवं फुटकर व्यापारी के बीच, उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच या फिर उपरोक्त सभी के बीच। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें थोक व्यापारी की एक महत्वपूर्ण कड़ी की, तो ये हम कड़ी उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विलासिता की वस्तुओं की मांग की मूल्य सापेक्षता क्या है? वहां पे शून्य होती है, एक से कम होती है, असीमित होती है या फिर एक से अधिक होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम विलासिता, जिसको फ्रेंड्स हम कंफर्ट जोन प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कंफर्ट वाले प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया एसी, जिसको हम एयर कंडीशनर, और इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे, या फिर हमारे लग्जरी बाइक, लग्जरी कार, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी मांग की मूल्य सापेक्षता हमारी एक से अधिक होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बैंक एक संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करती है, धन का निवेश करती है, ऋण प्रदान करती है या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये लेन देन भी करती है, धन का निवेश भी करती है और ऋण प्रदान भी करती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में नोट निर्गमन का अधिकार किस बैंक को है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, अगर हम नोट निर्गमन की बात करें तो वो अधिकार मिला हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। डेप्रिसिएशन चैप्टर से क्वेश्चंस आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति ह्रास नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? हमें बताना है कि जो उत्पत्ति ह्रास नियम जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है लाभ का सिद्धांत, मजदूरी का सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत या फिर करारोपण का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, जो उत्पत्ति का ह्रास नियम है वो हमारा आधारित होता है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आई होप आप इसको इजीली कर दोगे। इसमें एक संयंत्र का मूल्य दे रखा है जो कि 20,000 रुपए का है, और इसमें दे रखा है कि ठेके का प्रयोग अवधि
9 माह है, यानी कि संयंत्र को आपने कितने 9 महीने तक यूज किया है। उसके बाद यहाँ पे ह्रास की दर यानी कि डेप्रिसिएशन 10% वार्षिक दे रखी है। वर्ष के अंत में संयंत्र की ह्रासित मूल्य ज्ञात करना है कि कितना इसका मूल्य निकल कर आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे संयंत्र का निकालना है आपको ह्रासित मूल्य, डैप का नहीं निकालना, यानी कि ह्रास नहीं निकालने की, ह्रास कितनी निकल कर आएगी, यहाँ पे संयंत्र का मूल्य निकालना है, तो याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कितना मूल्य दे रखा है 20,000, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप सबको मालूम है तो क्या होता है, जो मशीन का प्राइस होता है डिवाइडेड बाय मंथ, जो भी जितना भी आप उसको यूज कर रहे हो, फिर आता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद आता है डिवाइडेड बाय 100 इंटू 12 यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 20,000, उसके बाद कितना आ गया यहाँ पे 9 महीने यूज किया है, और कितना परसेंट डेप है 10, डिवाइड करेंगे इसको 100 से, और यहाँ पे मंथ्स हमने 9 लिए हैं, और टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं 12। तो आप इसको अगर ऐसे डिवाइड भी करके देखेंगे तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे जो आपको आंसर निकल कर आएगा, वो हमारा आंसर निकल कर आएगा यहाँ पे 1500, ठीक है। ये इसका टोटल आंसर है, ये हमारी डैप निकल कर आई है, यानी डैप की वैल्यू 1500। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे संयंत्र का ह्रासित मूल्य पूछा है, तो आप क्या करोगे, टोटल हमारी मूल्य कितना था मशीन का, संयंत्र का 20,000, इसमें से इस 1500 यानी डैप वाला जो अमाउंट है इसको माइनस कर दोगे। इसको आप माइनस करोगे तो आपका आंसर निकल कर आए आपका जो अमाउंट निकल कर आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर 20,000 से 1500 को माइनस करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 18,500। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए गिवन है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 18,500, हमारा जो संयंत्र है उसका मूल्य है टैप माइनस करने के बाद। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पे आपको 1500 दे रखा, ऑप्शन बी में आपको वो नहीं निकालना है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है याद रखिएगा, यहाँ पे आपको संयंत्र का ह्रासित मूल्य दे पूछना है, यानी कि बताना है कि संयंत्र का ह्रासित मूल्य कितना है, तो ये होगा इसका आंसर। ये कभी मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी विधि में संपत्ति खाता पूर्ण जीवन काल तक लागत मूल्य पर ही प्रकट होता है, तो हमें बताना है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें हमारा संपत्ति खाता जो होता है जिसका पूर्ण जीवन काल लागत मूल्य पर ही प्रकट होता है। ऑप्शन है वार्षिक वृद्धि विधि में, रिक्तीकरण विधि में, मूल्य ह्रास कोष पद्धति में, या फिर मशीन घंटा दर विधि में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य ह्रास कोष विधि। फ्रेंड्स वार्षिक वृद्धि विधि आपको मैं बता दूं तो वार्षिक वृद्धि वो होती है जिसमें संपत्ति के शेष मूल्य पर, जो भी संपत्ति का शेष मूल्य होता है वार्षिक में, उस पे एक निश्चित दर से ब्याज लगाई जाती है, और वो प्रतिवर्ष जो एक निश्चित रकम होती है वो उसको घटा दी जाती है। इसमें ये होता है, इसके लिए आपको एक वार्षिक वृद्धि सारणी की एक आवश्यकता होती है, एक एन्युटी टेबल होती है जिसके अकॉर्डिंग आप इसमें करते हो कैलकुलेशन। नेक्स्ट आता है रिक्ति विधि पद्धति। इसके अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, रिक्तीकरण पद्धति में इसकी ये वाली पद्धति, इसको डिप्लीशन मेथड भी बोलते हैं इंग्लिश में, और ये पद्धति हमेशा यूज की जाती है जो हमारे खान तेल के कुएं आदि पर ह्रास लगाया जाता है, तो वहां पे ये पद्धति यूज की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो ह्रास की जो राशि होती है लागत मूल्य को उससे प्राप्त होने वाली कुल मात्रा से भाग करके, इस तरह से कुछ मेथड होता है उसे करते हैं रिक्ति मेथड में। तो आप बस इतना याद रखिए, रिक्ति मेथड जो तेल के जो कुएं होते हैं उस पे लगाई जाती है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्य ह्रास निम्नलिखित कारण से होता है। हमें बताना है कि जो मूल्य ह्रास जो होता है वो किस कारण से होता है, निरंतर उपयोग से, अप्रचलन से, बाजार मूल्य में कमी से, या फिर उपरोक्त सभी में से। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें मूल्य ह्रास की, तो अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को निरंतर उपयोग करेंगे तब भी होगा, और अप्रचलन यानी कि कोई नया टेक्निक आ जाएगी उससे भी होगा, और बाजार मूल्य में कमी से, बाजार में उसका जो प्राइस है वो कमी आ जाएगी, उससे भी हमारा ह्रास होगा। तो ये तीनों ही हमारे सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। फ्रेंड्स आप भी इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वीडियो के लास्ट में आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट गए। नेक्स्ट है, ह्रास निम्नलिखित कारणों से नहीं होता है, तो हमें बताना है कि किस किस कारण से ह्रास नहीं होता है। ऑप्शन है संपत्ति के समाप्त होने से,
संपत्ति नष्ट होने से, बाजार में संपत्ति का मूल्य बढ़ने से, या फिर बाजार में संपत्ति का मूल्य घटने से। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, देखिए फ्रेंड्स, संपत्ति समाप्त होने से ह्रास होगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता, तो ये कट गया। नेक्स्ट है संपत्ति नष्ट हो से, संपत्ति नष्ट होगी तभी तो हम ह्रास लगाते हैं कि कितने टाइम बाद वो नष्ट होगी, ये ज्ञात करने के लिए, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। फिर आते हैं ऑप्शन डी, बाजार में संपत्ति मूल्य घटने से, इससे भी ह्रास लगाया जाता है, क्योंकि हमें इससे क्या होता है, टोटल वैल्यू पता चल जाती है कि मार्केट में हमारी किस डेप्रिसिएशन कितनी, वो डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग पता चल जाता है कि हमारी जो संपत्ति है उसका मार्केट में कितना प्राइस है। जबकि फ्रेंड्स अगर बाजार में हमारी संपत्ति का मूल्य बढ़ रहा है तो हम उसमें डेप क्यों लगाएंगे, ये तो हमारे लिए बेनिफिट की बात है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार में संपत्ति मूल्य बढ़ने से, ये हमारा कारण नहीं है ह्रास लगाने का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्तियों पर ह्रास काटना आवश्यक है, ये 2008 में पूछा गया है। फ्रेंड्स आप सोचेंगे कि मैं इतने पुराने क्वेश्चंस क्यों करवाती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इसके बाद से 14-15 तक तो हमारे पास है, उसके बाद से मोस्टली जो पेपर होते हैं वो पेपर लास्ट में वो दिया नहीं जाता स्टूडेंट्स को, वहीं सबमिट करवा लिया जाता है, तो हमारे पास वो पूरा डेटा नहीं हो पाता है पूरा वैलिड। लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर का भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं नोट किए हुए जो कि स्टूडेंट्स ने बताए थे, तो मैं उनको भी एक बार आपके साथ डिस्कस कर दूंगी कि 2018 में किस तरह के क्वेश्चंस 2019 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि मार्च में हुआ था 15 मार्च को, तो मैं उस पर भी एक बार डिस्कशन कर लेंगे हम, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, संपत्तियों पर ह्रास काटना आवश्यक है, क्यों काटा जाता है? उत्पाद की उचित लागत निर्धारण हेतु, प्रतिस्थापना हेतु कोषों की व्यवस्था, या फिर सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करने हेतु, या फिर उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूछा है कि आवश्यक क्यों है, क्यों काटा जाता है, तो फ्रेंड्स उत्पाद की उचित लागत निर्धारण हेतु, ये बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ पे उचित निर्धारण लागत पता कर सकते हैं कि हमारे जो उत्पाद है उसकी कितनी लागत है इस टाइम। ऊपर से सेकंड अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ है प्रतिस्थापन हेतु कोष की व्यवस्था। अगर फ्रेंड्स हमारी जो मशीन है, हमें पता है कि 10 साल बाद इसकी जो कार्य करने की क्षमता है बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो हम अभी से प्रॉपर फंड बना के रख सकते हैं, क्योंकि 10 साल बाद अचानक से अगर वो मशीन बंद हो गई तो हमारे पास इतना फंड नहीं होगा कि हम उसी टाइम एक नई मशीन वहां पे इंस्टॉल कर पाए, तो हम अभी से कोष बना के रख सकते हैं, तो ये भी हमारा राइट आंसर है। फिर है सही आर्थिक स्थिति ज्ञात करने हेतु, ये भी बिल्कुल सही बात है, आर्थिक स्थिति ज्ञान करने हेतु। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सभी ऑप्शन ऐसे हैं जिसके कारण ये आवश्यक हो जाता है कि हम संपत्तियों पे ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन काटें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। फ्रेंड्स आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम दोबारा से उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक बार अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है लेखांकन के रूप में ह्रास आवश्यक है, हमें बताना है कि लेखांकन के रूप में ह्रास क्यों आवश्यक है। संपत्ति के भौतिक मूल्य से खराबी से, या फिर संपत्ति के बाजार मूल्य में कमी से, या फिर संपत्ति का उसके जीवन काल में आवंटन से, या फिर पुनर्स्थापना हेतु आयोजन। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि जो डेप्रिसिएशन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं लेखांकन के रूप में, डेप्रिसिएशन का आशय क्या है, तो इसका मतलब होता है कि संपत्ति का उसके जीवन काल में आवंटन से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद्धति में ह्रास निकालने के लिए वार्षिक वृद्धि सारणी आवश्यक है, यानी कि हमें ये बताना है कि ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें ह्रास निकालने के लिए हमें वार्षिक वृद्धि सारणी की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स अभी हमने ये डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, बहुत ही सिंपल है। ऑप्शंस है ह्रास कोद पद्धति, वार्षिक वृद्धि सारणी, स्थायी किस्त पद्धति, या फिर दूरी स्थिति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये पूछा है कि वार्षिक वृद्धि सारणी किसमें आवश्यक है, तो आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं। वार्षिक वृद्धि सारणी यहाँ तक कि वैसे फ्रेंड्स अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन ही गलत दे दिया है, यहाँ पे होना चाहिए वार्षिक वृद्धि पद्धति, यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, वार्षिक वृद्धि सारणी। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे सारणी की जगह इनको देना चाहिए था पद्धति। ये पद्धति है वार्षिक वृद्धि पद्धति, इसके अंदर वार्षिक वृद्धि सारणी हमें आवश्यक है, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे आंसर्स क्लियर हो रहे होंगे और आपके यहाँ पे क्वेश्चंस भी सही आ रहे होंगे। मार्क्स आपके कितने आए जरूर बताइएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 6 संपत्ति है, यानी कि हमें बताना है कि इनमें से कौन सी 6 ही संपत्ति है। 6 फ्रेंड समझते हैं आप, 6 जो धीरे धीरे खत्म होती जाए, और संपत्ति की बात की जा रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो खान, पशुधन, शोधन, विकास लागत और ख्याति। तो फ्रेंड 6 संपत्ति की बात की जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, खान। क्योंकि यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा यही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं, ह्रास योग्य संपत्ति के भौतिक जीवन काल में अप्रचलन से कमी होती है, यानी कि जब हमारी ह्रास योग्य संपत्ति होती है उसके भौतिक जीवन काल में अप्रचलन से कमी होती है, तो क्या कारण है? निरंतर प्रयोग है, निरंतर घिसावट है, तकनीकी परिवर्तन है, या फिर निष्कर्षण एवं उपयोग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है जो ह्रास योग्य संपत्ति उसके भौतिक जीवन काल में अप्रचलन। फ्रेंड्स यहाँ पे अप्रचलन, अप्रचलन मतलब जो प्रचलित नहीं है। प्रचलित क्यों नहीं होगी? इसका यही कारण है कि वो अब आउटडेटेड हो गई है, पुरानी हो गई है, उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी है, यानी कि नई तकनीक आ गई है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर होगा। तकनीकी परिवर्तन के कारण यहाँ पे हमारे भौतिक जीवन काल में अप्रचलन से ह्रास योग्य संपत्ति में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ह्रास लेखांकन मानक निम्नलिखित में से लागू होगा, यानी कि हमें बताना है कि जो ह्रास लेखांकन मानक है निम्नलिखित में से किस पे लागू होगा? ख्याति पर, तेल के कुएं पर, मशीनरी पर, या फिर पशुधन पर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पे एग्जाम के अकॉर्डिंग भी इसी को करेक्ट माना गया है, तेल के कुएं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा बी, कि तेल के कुएं के अंदर हमारे लेखांकन मानक एक होता है जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर तेल के कुएं के अंदर वो डेप्रिसिएशन लगाते हैं मानक के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ह्रास योग्य संपत्ति है, हमें बताना है कि ह्रास योग्य संपत्ति कौन सी है? सीमित जीवन काल वाली संपत्ति, या फिर भूमि, असीमित जीवन काल वाली संपत्ति, या फिर प्राकृतिक। तो फ्रेंड्स ह्रास योग्य संपत्ति तो वही होगी ना जिसका जीवन काल हमें पता होगा। अगर किसी का जीवन काल हमें पता ही नहीं है तो हम ह्रास कैसे लगा सकते हैं? भूमि, ये कोई ह्रास योग्य संपत्ति हो भी सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाए, प्राकृतिक नहीं होगी। भूमि जरूरी नहीं है हर कोई ह्रास योग्य संपत्ति हो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आपको ह्रास निकालने के जीवन काल पता होना जरूरी है, सीमित जीवन काल वाली। अगर कोई कंटिन्यू चली जा रही है, और फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे भूमि की बात करें तो भूमि पर भी ह्रास नहीं लगाया जाता, क्योंकि इसका एक रीजन है, क्योंकि भूमि का प्राइस कभी, रीजंस होते हैं कि कभी कभी डाउन होता है, लेकिन वैसे भूमि का रीजन कभी डाउन नहीं होता है। भूमि का प्राइस वो हमेशा एप्रिशिएशन ही होता है मोस्टली उसका, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ह्रास योग्य संपत्ति की, तो वो होगी जिसका सीमित जीवन काल होता है। भूमि का कोई जीवन काल नहीं होता, ठीक है। उस सीमित, उसका असीमित जीवन काल है। यहाँ पे ह्रास योग्य संपत्ति के लिए जो काल होना चाहिए वो सीमित होना चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पद्धति का दूसरा नाम सिंकिंग फंड पद्धति होता है? ऑप्शन है स्थायी किस्त पद्धति, वार्षिक वृत्ति सारणी, ह्रासकोश पद्धति, या फिर दूरी पद्धति। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बात की गई है सिंकिंग फंड की। तो आपने फ्रेंड्स सिंकिंग फंड मेथड पढ़ा ही होगा। सिंकिंग फंड मेथड क्या होता है? तो फ्रेंड सिंकिंग फंड मेथड की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक फंड क्रिएट कर दिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग जो ह्रास की राशि है धीरे धीरे ज्ञात करने के लिए सिंकिंग फंड सारणी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे एक सिंकिंग फंड टेबल दी होती है जिसमें आपको वर्ष दिए होते हैं एक साइड में, दूसरी साइड में आपको परसेंटेज दिए होते हैं कि इतने परसेंटेज पे इतने साल में इतने परसेंटेज वाला फॉलो किया जाएगा मेथड, इतना परसेंटेज इतने साल बाद ये वाली परसेंटेज ही लगाई जाएगी, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आपको दूसरा नाम बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ह्रासकोश पद्धति। इसको हम ह्रासकोश पद्धति भी बोलते हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको ये भी क्लियर होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ह्रास की प्रविष्टि की जाएगी। अब हमें बताना है कि जो ह्रास की प्रविष्टि है वो कहाँ की जाएगी? रोकड़ बही में, जर्नल में, क्रय बही में, या फिर विक्रय बही में। तो फ्रेंड्स अगर हम ह्रास की बात करें तो फ्रेंड्स ह्रास में क्या चीजें हमारी काम आ रही हैं? इसमें हमारी मशीन यूज हो रही है, यानी जिस पे भी हम लगा रहे हैं, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, और हमारी क्या डेप्रिसिएशन। तो रोकड़ बही का तो कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो हमारा ए ऑप्शन कट जाता है। क्रय बही, परचेस से भी कोई मतलब नहीं है, ये भी कट गया। सेल से कोई मतलब नहीं है, ये कट गया। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी हमारा राइट आंसर है, जर्नल में प्रविष्टि की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मूल्य ह्रास दिखाया जाता है। हमें बताना है कि ये मूल्य ह्रास है वो कहाँ दिखाया जाता है?
प्राप्ति भुगतान खाते के डेबिट में, प्राप्ति भुगतान खाते के क्रेडिट में, आय व्यय खाते के डेबिट में या फिर आय व्यय खाते के क्रेडिट में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की गई है जो मूल्य ह्रास दिखाया जाता है वो कहाँ दिखाया जाता है। देखिए मूल्य ह्रास यहाँ पे बताना है कि मूल्य ह्रास दिखाया जाता है ये कहाँ दिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो इसकी एंट्री होगी डायरेक्ट इसकी आय व्यय खाते में होगी जो कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है। अगर हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएं तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं तो फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स में पूछे जाता है, इससे ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं तो आप इजीली पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इतनी नॉलेज है, अगर आपके सारे क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और किसी भी तरह का डाउट लगता है तो प्लीज़ आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे या फिर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे नोट्स और किसी भी तरह की अगर कोई इन्फॉर्मेशन लगती है तो मैं वहाँ पे आपको सेंड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।